अगला दृश्य एक रेस्टोरेंट या लॉन्ग ड्राइव पर करण और काजल की मुलाकात। करण काजल की आंखों में डूबते हुए। काजल, मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मुझे इस तरह समझ सकता है जैसे तुम समझती हो। काजल धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए। अगर तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? कर्ण, बिल्कुल, कहो ना। काजल संवेदनशील बनते हुए। मेरे एक रिश्तेदार की प्रॉपर्टी डील में फंसी हुई रकम को निकालने के लिए तुम्हारी फैक्ट्री के नाम से एक दस्तावेज बनाना होगा। कुछ दिन की ही बात है, फिर मैं सब कुछ वापस कर दूंगी। बस तुम्हारा नाम चाहिए ताकि वो लोग मान जाएं। कर्ण थोड़ा झिझकते हुए, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव में आकर। ठीक है, अगर तुम्हें लगे कि इससे तुम्हारी परेशानी हल हो सकती है तो मैं साइन कर देता हूं। काजल की आंखों में जीत की चमक, लेकिन चेहरे पर वही मासूमियत बनी रहती है। दृश्य कर्ण का जन्मदिन, घर में उत्सव का माहौल। अगले दिन सुबह से ही कर्ण के घर में जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर थीं। चारों ओर रंग बिरंगे पटाखे सजाए जा रहे थे। मुख्य आंगन में तो जैसे मेला सा लग गया था। खास आकर्षण था लंका दहन का दृश्य, जिसे पटाखों से भव्य रूप देने की कोशिश हो रही थी। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी निभा रहा था राजू, जो पटाखों का कारीगर था। वह पूरी लगन से अपने काम में जुटा हुआ था कि तभी अचानक करण के घर की ओर चार अजनबी गुंडे दाखिल होते हैं। लेकिन जैसे ही अंजलि घर के बाहर बरामदे से निकलती है, उन गुंडों की निगाह उस पर पड़ती है। अंजलि की तीखी निगाहें और तेज चाल देखकर वे चारों सहम जाते हैं और बिना कोई हरकत किए चुपचाप लौट जाते हैं। उधर शंभू बरामदे के कोने में खड़ा यह सब देख रहा होता है। वह मुस्कुराता है और अंजलि से कहता है, अंदर चलो, चाय बना दो। अंजलि सिर हिलाकर गेट से भीतर लौटती है। अब शंभू, जो पटाखों की सजावट देख रहा था, राजू के पास जाकर रुकता है। वह पूछता है, अरे राजू, तूने ये काम कब से शुरू कर दिया रे? राजू ने गर्दन सीधी की, हाथ से पसीना पोंछा और गर्व से बोला, शंभू अंकल, ये तो हमारा पुरखों का काम है। दादा परदादा भी यही करते थे। बारूद की बू और धमाकों की धुन तो हमारे खून में है। शंभू मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता की रेखा भी उभर आई थी, मानो उसे कोई अनहोनी की आहट महसूस हो रही हो। अंदर रसोई में अंजलि चाय बना रही होती है कि अचानक उसकी धोती में आग लग जाती है। वह चीखती हुई बाहर की तरफ भागती है। बाहर भागती हुई अंजलि की धोती की आग लंका दहन वाले पटाखों तक पहुंच जाती है। पटाखों में लगी आग तेजी से फैलती है और हनुमान की झांकी से होकर पूरे बारूद में फैल जाती है। शंभो दौड़ता हुआ आता है और अंजलि की जलती धोती खींचकर उसे आग से बचा लेता है। फिर वो चौंक कर जलते पटाखों की ओर देखने लगता है। भीड़ में भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कोई दीवार के पीछे छिपता है, कोई कुर्सियों के नीचे। राजू भागते हुए बची हुई बारूद को बचाने के लिए अपने थैले की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी एक जलता हुआ पटाखा सीधे थैले पर गिरता है। थैला जल उठता है और राजू का मुंह झुलस जाता है। उसके हाथ पैर काले पड़ जाते हैं। जलती बारूद से जान बचाने के लिए राजू पास रखे पानी के ड्रम में कूद जाता है। कुछ देर शांति होती है। राजू जैसे ही दूसरा थैला बचाने को हाथ बढ़ाता है, तभी और पटाखे फूटने लगते हैं। वह फिर से डरकर पानी के ड्रम में कूद जाता है। कुछ देर बाद राजू पानी के ड्रम से बाहर निकलता है। आंखें जल चुकी हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह अंधे की तरह हाथ फैलाकर गेट की ओर बढ़ता है और चिल्लाता है, राजू, मेरी माँ, मुझे बचा लो। मुझे क्या पता था कि जन्मदिन ऐसे होते हैं। अब मैं कभी किसी का जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे मैं अंधा हो गया तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? कर्ण के पिता शंभो उसे टोकते हैं। शंभो, अबे हरामखोर, तू कहां भाग रहा है? ये तो तेरे बाप दादा का पुश्तैनी काम है। तभी एक रॉकेट शंभो के सामने से साएं करता हुआ निकल जाता है। वो पीछे हटते हुए चिल्लाता है, शंभो, अबे हरामखोर, हनुमान तो लंका पहुंचा भी नहीं था कि तूने लंका में आग भी लगवा दी। राजू बुरी हालत में जवाब देता है, अरे अंकल,
आग तो आपकी बहू की धोती से लगी थी, मेरी तो खुद की ही लंका जल गई। राजू गेट ढूंढते हुए कभी दाईं तरफ दीवार से टकराता है तो कभी बाईं तरफ। शंभो गुस्से में, अबे दाएं होकर निकल जा। राजू कुछ ज्यादा ही दाएं मुड़ता है और फिर दीवार से टकरा जाता है। राजू, अंकल, मेरी लंका में आग लगी है और आपको मजाक सूझ रहा है। शंभो, अबे मैंने ये नहीं कहा था कि तू पूरा मकान ही दाएं चला जा, थोड़ा पीछे हो जा। राजू बड़बड़ाता हुआ, अच्छा बाबूजी, अरे हनुमान, तू मेरी बद्दुआओं से जलता रहे। क्या मैं ही रावण था जो तूने मुझे भी जला डाला? मेरी माँ। कर्ण की माँ शांति चीखते हुए आती है। शांति, कर्ण, जल्दी आ, मन गया तेरा जन्मदिन। इस कलमुही ने तो तेरा घर लंका बना डाला। अंजलि रोती हुई सहमी सी एक कोने में खड़ी है। चारों ओर पटाखों की जलन और अफरा तफरी मची है। शंभो और शांति के बीच बहस चल रही है। तभी कर्ण बाहर से आता है। कर्ण हैरान होकर, माँ, ये सब कैसे हुआ? शंभो गंभीर होकर, शांति, तू चुप रहेगी कि नहीं? लग गई आग तो क्या, बहू तो बच गई, यही बहुत है। शांति गुस्से में, हाँ हाँ, तुम तो हमेशा इसकी ही तरफदारी करोगे। बुरी तो मैं हूं जो अपने बेटे के लिए गुंडे बुलाती हूं, लंका में आग लगवाती हूं। अब मैं चुप नहीं रहने वाली। इस कलमुही को एक पल भी अब इस घर में नहीं रहने दूंगी। कर्ण गुस्से में मां की ओर देखते हुए, हाँ पापा, अब बहुत हो गया। अब इसे घर में रखना बेवकूफी है। कर्ण अंजलि की ओर बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ देता है और उसे घसीटता है। कर्ण क्रोधित, हरामखोर, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है। पास खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति बीच में आता है। बुजुर्ग व्यक्ति संवेदनापूर्वक, बाबूजी, इस बेचारी का क्या दोष? इसने तो अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है। शांति व्यंग्य से, तुम चुप रहो, हम जानते हैं इस औरत को, हमारी नाक में दम कर दिया है इसने। शंभो चुपचाप खड़ा है, सिर झुकाए। वह मन ही मन बड़बड़ाता है। शंभो धीरे से, बाप रे, ऊपर वाले, तेरी मर्जी, तू जो चाहे सो करवा। अंजलि रोते हुए शंभो के पास आती है। अंजलि कातर स्वर में, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी इस घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शंभो दर्द भरे स्वर में, बेटी, जमाना ही ऐसा हो गया है। हंस दाना चुगने को मजबूर है और कौवे मोती खा रहे हैं। अंजलि कर्ण की ओर देखती है, हाथ जोड़ती है। अंजलि गिड़गिड़ाते हुए, कर्ण, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती तो बताओ, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया तो मुझे इस तरह निकाला जा रहा है? शांति बुरी तरह भड़ककर, हरामखोर, सदा इस घर में आग लगाती रही है सीधी सादी बनकर। जिस दिन से तू आई है हमारे घर के बुरे दिन शुरू हो गए। अब तो मेरे बेटे का जन्मदिन भी तूने नहीं मनाने दिया। चली जा यहां से, वरना तेरे हाथ पैर भी तुड़वा दूंगी। अंजलि रोती है, कुछ कह नहीं पाती। कर्ण फिर उसका हाथ पकड़ता है और जोर से धक्का देकर उसे घर से बाहर कर देता है। अंजलि गिरती है और दर्द में कराह उठती है। दृश्य फैक्ट्री परिसर, दिन का समय। एक ओर मजदूर काम में व्यस्त हैं, दूसरी ओर एक जानी पहचानी परछाई अंदर प्रवेश करती है। ये अंजलि है। उसके चेहरे पर थकावट और दुख की लकीरें हैं, मगर चाल में दृढ़ता है। सेठ दीनदयाल अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर अकाउंट देख रहे होते हैं। वह अंजलि को देखते ही चौंकते हैं। सेठ दीनदयाल चौंक कर उठते हुए, बेटी अंजलि, तू इस समय यहां? सब कुशल तो है ना? अंजलि आंखें नम, आवाज भारी, बाबूजी, मेरा जीवन तो जैसे भगवान ने सिर्फ संघर्ष के लिए ही रचा है। इस समय मुझे उस घर से निकाल दिया गया है। सेठ दीनदयाल गंभीर हो जाते हैं। उनकी आंखों में चिंता और करुणा भर आती है। उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? अंजलि कड़वा मुस्कुराती है, बाबूजी, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस घर में उनकी कोई अहमियत ही नहीं रही। मेरे साथ साथ उन्हें भी ताने और अपमान झेलने पड़ते हैं। सेठ दीनदयाल भारी सांस लेते हैं,
फिर अंजलि के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, सेठ दीनदयाल, बेटी, आजकल का समय ही ऐसा है। लोग शरीफों की चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, फिर उन्हें अपने घमंड में रौंद डालते हैं। पर तू चिंता मत कर, थोड़ा मुस्कुराते हैं। अब तू यहां आ गई है तो इन सब बातों को पीछे छोड़ दे। चल, मैं तुझे अपनी दूसरी फैक्ट्री में भेज देता हूं। वहां तुझे मैनेजमेंट का काम मिलेगा। तेरी काबिलियत को वहां असली जगह मिलेगी और शायद ये बुरा वक्त भी टल जाए। अंजलि थोड़ी भावुक होकर सिर झुका लेती है और आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, अंजलि, नम्रतापूर्वक, धन्यवाद बाबूजी। आपने मुझे इस अंधेरे वक्त में सहारा दिया।